युद्ध के 13वें दिन भीषण बमबारी। मिकलोव में रूस ने क्रूज मिसाइल दागी। एक और ऑयल डिपो को बनाया निशाना। रिहायशी इमारत को रॉकेट से उड़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसी बीच सोमवार को बेलारूस में दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। न युद्ध विराम की घोषणा हुई और न ही सीज फायर के संकेत मिले। 13 दिनों में भीषण जंग के बीच रूस और यूक्रेन एक बार फिर बेलारूस में बातचीत की मेज पर आए, लेकिन जिसका अंदेशा था वही हुआ। शांति वार्ता विफल रही। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत से अब तक कब कब हुई बातें, ये बता दें। 28 फरवरी पहले दौर की वार्ता बेनतीजा। 30 मार्च दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा। 7 मार्च तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा। रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई तीसरे दौर की वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर, विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको, उप रक्षा मंत्री एलेक्जेंडर फोमेन, बेलारूस में रूसी राजदूत बोरिस ग्रिजलोव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के राज्य ड्यूमा समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्टाल्स्की ने किया। वहीं यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल में यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार मिखाइल पोडोलिक, यूक्रेनी संसद में सत्ताधारी सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के प्रमुख डेविड अरखामिया, रक्षा मंत्री ओलेक्सी रिजनिकोव और अन्य यूक्रेनी राजनेता शामिल रहे। एक तरफ जहां बातचीत का ये दौर बेनतीजा रहा, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने इसे सकारात्मक परिणाम बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यकाल के सलाहकार मिखाइल पोदेल की वार्ता में यूक्रेनी पक्ष का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। मानवीय गलियारा बनाने के संबंध में बातें आगे बढ़ी। सुरक्षा गारंटी पर चर्चा किए जाने के साथ ही कुछ बुनियादी राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इनिशियली जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है बड़ी टफ है। जो रशिया ने डिमांड किया था थर्ड राउंड में, वो तो कोई भी बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि जो है यूक्रेन जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करे, बदली करे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें का है कि वो हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर ले कि क्रिमिया उसका हिस्सा होगा। दूसरा वो कहता है डोनेट्स का हिस्सा और लुगांस्क उनको इंडिपेंडेंट कंट्रीज की मान्यता दे दे। और तीसरा कि वो लिखित रूप में कह दे कि उसकी कंट्री हमेशा के लिए न्यूट्रल होगी। और यूक्रेन ने ये उसकी मांगे जो है हर प्रकार से ठुकरा दी है। हालांकि रूस ने बातचीत को उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाला बताया। थर्ड राउंड फेल होने के बाद ज़ेलेंस्की एक बार फिर सामने आए और युद्ध में अमेरिका से सीधे हस्तक्षेप की गुहार लगाई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारा समर्थन करें और न केवल शब्दों के साथ बल्कि ठोस और सीधे कदमों के साथ। मुझे लगता है कि हम जीतेंगे। रूसी हमले में यूक्रेन तबाह बर्बाद हो रहा है। लगातार 13 दिनों से रूस की घातक मिसाइलें, रॉकेट्स और फाइटर जेट्स यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन में इसी तबाही बर्बादी को रोकने के लिए दुनिया भर में मंथन चल रहा है। और तो और रूस और यूक्रेन चौथी बार भी बातचीत करने वाले हैं। ये वार्ता तुर्की में 10 मार्च को रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच होगी। युद्ध के 13वें दिन भी रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ा नरम भी नजर आ रहे हैं। रूस की युद्ध स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव दिख रहा है। माना जा रहा है कि ये पुतिन मोदी की दोस्ती का इफेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सोमवार को फोन पर करीब 50 मिनट बातचीत की थी। वार्ता के दौरान मोदी ने पुतिन को ज़ेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने की सलाह दी थी। मोदी पुतिन की बातचीत के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव सैन्य ऑपरेशन खत्म करने का संकेत दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की सरकार के सामने कड़ी शर्तें भी रखी हैं। यूक्रेन को अपनी सेना को खत्म करना होगा, संविधान में बदलाव करेगा, तटस्थ देश बनेगा, यूक्रेन क्रिमिया को रूस का हिस्सा मानेगा, लुहांस्क डोनेट्स्क को अलग देश स्वीकार करेगा। मोदी ही नहीं, दुनिया के अन्य नेता भी युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं। मोदी से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी पुतिन से वार्ता कर चुके हैं। लेकिन मोदी से बातचीत के बाद रूस ने जिस तरीके से रुख दिखाया है, वैसा पिछले 13 दिनों में अब तक देखने को नहीं मिला।